भारत के मुसलमानों को क्या चाहिए? उन्हें यार रोजगार से मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, ठीक है। उनके बाप दादाओं ने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई लिखाई ढंग से की नहीं। उन्हें लगता है कि भाई अगर ओवैसी सत्ता में आता है तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और सब तुम सिर्फ जन्नत में जाओगे, बाकी के सब जहन्नुम में जलेंगे जाके। अबे लपड़ झंडुओ, तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया है, तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर उन्होंने किया है, ठीक है। तुम्हारे बाप दादा ये 5-7 पीढ़ी से मुस्लिम बन गए, उससे पहले वो हिंदू थे, ठीक है। उससे पहले मुगलिया शासन था, तब वो मुगल थे और आप हिंदू थे। गोबर है दिमाग में, गोबर। दूसरों को कहते हो गोबर खाने वाले, लेकिन तुम्हारे दिमाग में गोबर है। दुनिया की सबसे डरपोक कौम यही है जो कहती है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते, तो बाबा के सामने सरेंडर कर देते हो भाई, पुलिस के सामने सरेंडर कर देते। भाई ये कौन सा भाई तुम्हारा डर है? जमाना चला गया जब तुम्हें टॉप पे रखा जाता था, अब तुम्हें ठेंगे पर रखा जाता है। कुछ कालनेमी उस समय भारत की राजनीति में आ गए थे, उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए। अब वो कालनेमियों की पहचान तो हो ही रही है। जब तक इस देश का मुसलमान मोहम्मद फैज खान नहीं बनेगा, इस देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। नमस्कार मित्रजनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। भाई आजकल ओवैसी का भूत सेकुलर पार्टियों में इस कदर हावी हो रखा है कि उनका दिमाग दिल सब काम करना बंद कर दिया। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां वो इस टेंशन में आ गई कि भाई मुसलमान के अंदर क्या एक कीड़ा सा घुस गया है जो ओवैसी के सपोर्ट में ही जा रहे हैं सारे के सारे। जितना भी मुस्लिम यूथ है ओवैसी के पीछे पागल हो गया है। जिसको भी देखो आप, जनरली आप जाइए किसी भी मुस्लिम यूथ से मिलिए कि भाई आपका फेवरेट नेता कौन है, तो कहीं ना कहीं उसके मुंह से निकल जाता है कि भाई असुद्दीन ओवैसी। अब ओवैसी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सारे मुसलमान बच्चे उसकी तरफ जा रहे हैं, और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी तरफ से उनका रुझान पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। तो मुस्लिम यूथ की सबसे बड़ी यही डिमांड है कि भाई अब वो सेकुलर पार्टियों के झांसे में नहीं आने वाले, अपने एक नेता, अपने बिरादरी के नेता के पक्ष में जाने वाले हैं। अब ये बिरादरी का नेता कितना भाई इनके लिए सोचेगा, कितना कुछ करेगा, ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक ओवैसी की बात करें तो भाई वो एक एमपी है उसका, ठीक है। बस उसका इतना मीडिया ने हो हल्ला मचा रखा है कि भाई ओवैसी 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 ये कर देगा, ये इसकी बी टीम है, इसकी ये टीम है। जहां देखो ताश बंदे का ऐसा प्रचार कर रखा है मीडिया ने कि भाई हर बच्चा बच्चा उसको जानता है। भारत में ऐसी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके 5-5 10-10 सांसद हैं, उनको नहीं जानता कोई, उनके लीडर्स को नहीं जानता कोई, लेकिन ओवैसी को भाई बच्चा बच्चा जानता है। इसके पीछे है उसकी पीआर टीम, सीधी सी बात, और उसके उल जलूल बयान। कट्टरपंथिता को वो बढ़ावा देता है, वैसी बातें करता है। कभी कहता है हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, कभी कहता है उसका भाई कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मतलब ऐसे उल जलूल बयान देता रहता है। कभी औरंगजेब की कब्र पर जाता है उसका भाई। ये मतलब जो कट्टरपंथिता की निशानी है उनको वो चिन्हित करता रहता है, उन पर उंगली पिन पॉइंट करता रहता है कि भाई हम मुसलमान हैं। मुसलमान का काम है सिर्फ कट्टर होना, सिर्फ अपनी कौम के बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं सोचना। तो ये सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है मुसलमानों के लिए, क्योंकि भारत के मुसलमानों को क्या चाहिए? उन्हें यार रोजगार से मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, ठीक है। उनके बाप दादाओं ने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई लिखाई ढंग से की नहीं है। उन्होंने वही काट मार पंचर और ये जानवरों का काटना मारना यही काम सीखे हैं। तो उनके बच्चों के दिमाग में भी वही काम भरे पड़े हैं कि भाई ऐसा प्रशासन होना चाहिए जो हमें ये सब करने से रोके नहीं। उन्हें रोजगार से मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए ही नहीं। वो स्वरोजगार पर अपना फोकस करते हैं, ठीक है। पंचर जोड़ लेंगे, मांस काट लेंगे और बकरा बेच लेंगे और फरारी काम कर लेंगे। तो ये काम जो उनके दादा परदादा करते आए ना, बस उन्हीं में उनकी रुचि है। हाँ, जो पढ़ा लिखा मुसलमान, समझदार मुसलमान है, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा हटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बात तो रही मुस्लिम युवाओं का ओवैसी की तरफ झुकाव, ठीक है। उन्हें लगता है कि भाई अगर ओवैसी सत्ता में आता है तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और सबसे बड़ी बात इनके दिमाग में जो कीड़ा बैठा रखा है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अरे यार, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में कैसे हो सकता है भैया? तुमने साला इतनी सी पॉपुलेशन से इतनी बड़ी पॉपुलेशन कर दी, इतने से एक छोटे से राज्य से इतने बड़े राज्यों पर कब्जा कर रखा है दुनिया में, ठीक। और तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है।
दिमाग में गोबर भर रखा है इनके जो मदरसा मौलवी हैं, उन्होंने यही पढ़ाया जाता है कि भाई तुम दुनिया से बेहतर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई सही नहीं है, तुम सिर्फ जन्नत में जाओगे, बाकी के सब जहन्नुम में जलेंगे जाके। ये साला जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में भर दिया जाता, और इतनी रूढ़िवादिता पढ़ाई जाती है इनके मदरसों में। वही, मेरा यकीन नहीं है, आप खुद जाके देख लो, जो बच्चा मदरसा छाप है उससे बातचीत करके देख लो कितना वो प्रोग्रेसिव है। घंटा भी प्रोग्रेसिव नहीं है, कुछ नहीं आता उसको, उलूल जलूल बातें करवा लो, बस उनके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश पर शासन किया 700 साल तक। अबे लपड़ झंडुओ, तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया है, तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर उन्होंने किया है। ठीक है, तुम्हारे बाप दादाजी 5-7 पीढ़ी से मुस्लिम बन गए, उससे पहले वो हिंदू थे। ठीक है, उससे पहले मुगलिया शासन था, तब वो मुगल थे और आप हिंदू थे, आपके ऊपर उन्होंने हुक्म चलाया है। तो तुम जो कहते हो कि भाई हमारे पूर्वजों ने किया ना, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हें चूरन चटा रखा है, तुम हो मंदबुद्धि, गोबर है दिमाग में, गोबर। दूसरों को कहते हो गोबर खाने वाले, लेकिन तुम्हारे दिमाग में गोबर है। दुनिया की सबसे डरपोक कौम यही है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, दुनिया की सबसे डरपोक कौम यही है, जो कहती है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते, और बाबा के सामने सरेंडर कर देते हो भाई, पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हो। भाई ये कौन सा भाई तुम्हारा डर है? पब्लिक कैमरा पे कुछ भी बोलोगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप सबके आगे झुके झुके घूमोगे। अमिताभ अग्निहोत्री एक पत्रकार है, उत्तर प्रदेश के हैं, फरुखाबाद के, उनके मुंह से सुन लो भाई, वो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल के दिखा देंगे कि तुम कितने महान हो, कितने निडर हो। मैंने वीडियो डाले उनके अपने फेसबुक पेज पे। अगर मुसलमानों को इस देश की मुख्य धारा से जुड़ना है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी कौम का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए तुम्हें भगवा धारण करना पड़ेगा। अब वो जमाना चला गया जब तुम्हें टॉप पे रखा जाता था, यूपीए सरकार में और उससे पहले की सरकारों में। अब तुम्हें ठेंगे पर रखा जाता है आज की सरकारों में। ठीक है, किसी को तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। जो बीजेपी के जो कट्टर हिंदूवादी नेता है, वो सीधा स्पष्ट बोलते हैं हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, और तुम देते भी नहीं हो। वो अलग बात है कि भाई सारी योजनाओं का लाभ तुम्हें मिल रहा है, तो वो तुम्हारी किस्मत है। अब देखते हैं किस्मत कब तक साथ देती है। किस्मत का भी एक टाइम होता है ना, एक टाइम बाद किस्मत पलटती है। ठीक है, अब तुम्हें जो चूरन चटाया जा रहा है, चूरन कब तक आपको मिल रहा है? जब चाटने को नहीं मिलेगा चूरन, तो अपने आप रोटी खाने पर मजबूर हो जाओगे। दिमाग के चक्षु खोलो, बुद्धि खोलो, मुख्य धारा से जुड़ जाओ, कट्टरपंथता को दूर भगाओ, मैन धारा में जुड़ो, भारत के जो महापुरुष है उनका सम्मान करो, तुम्हें पूजा पद्धति जो करना है वो करते रहो, चाहे तुम्हें अल्लाह का नाम लेना अल्लाह का नाम लेते रहो, कृष्ण का नाम लेना है कृष्ण का नाम लेते रहो, भगवान राम का नाम लेना हो तो भगवान राम का नाम लेते रहो। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद तुम्हें अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं आएगा, तब तक तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा। ये खुले चैलेंज पे कह रहा हूँ, चाहे ओवैसी आ जाए, ओवैसी के पप्पा आ जाए, और वापस तो नहीं आएंगे। ओवैसी के बाद की पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, है ओवैसी के बेटे 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 आ जाए, तब भी नहीं आने वाला जी तुम्हारा निजाम मुस्तफ़ा। जिस चक्कर में घुसे पड़े हो तुम, जो तुम्हें चूरन चटा रखा, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद। वो अलग बात है कि इस देश को तोड़ दिया गया, कुछ कालनेमी उस समय भारत की राजनीति में आ गए थे, उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए। अब वो कालनेमियों की पहचान तो हो ही रही है, और जो कालनेमी साधु वेश में उनकी भी पहचान हो रही है। ठीक है, तो उस चीज को भूल जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ। अगर तुम राष्ट्र निर्माण में योगदान दोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे और तुम्हें चुन के भी लाएंगे, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे लाती पड़ेगी। मोहम्मद फैज खान, मुझे नहीं लगता आज के समय में उससे बड़ा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है मुस्लिम में, नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं उस बंदे की डिबेट देखता हूँ, सुनता हूँ उसको। ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म के जो भी साहित्य हों, धर्म ग्रंथ हों, उनको उसने रट्टा मार रखा है, बाकी तुम्हारी कुरान तो उसने घोर के पी रखी है। ठीक है,
तो उससे टक्कर लेना किसी मुस्लिम के बस की बात नहीं है। अगर उसके साथ आप डिबेट करोगे ना, तो एक समय बाद तुम उसको सीधा गाली गलौज पे आ जाओगे, बदतमीज, जाहिल, ये इसकी माँ का आका नाका, ये करने लगे हो, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। निरुत्तर हो जाते तो फिर तुम गाली देना चालू कर देते हो। जब तक इस देश का मुसलमान मोहम्मद फैज खान नहीं बनेगा, इस देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, मोहम्मद फैज खान एक राष्ट्रवादी मुस्लिम है, सनातनी मुस्लिम है, अपने आप को कहते हैं। ठीक है, अब अंदर खाने क्या चल रहा है वो तो वही जाने, लेकिन जो कैमरा के सामने पब्लिकली जो बोलते हैं हम वही बात कह रहे हैं।